वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गांव के विकास के बारे में विचार करेंगे। भारत देश के अंदर 6,50,000 से ज़्यादा गांव हैं और इन सभी गांव का विकास कैसा होना चाहिए, इस विषय में हम आज आप सबके साथ विचार साझे करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत का हर गांव स्वस्थ हो, गांव में रहने वाले भाई जनता सभी निरोगी हो, उन्हें कोई रोग ना हो। और जो ये रोग लग रहे हैं यह हमारे ही कारण लग रहे हैं। हमारा जो खान पीन है वो सब जहरीला हो गया है और जो हमारा भारतीय भोजन था वो सब हमारा छूट गया है और उसी को हमें फिर से अपनाना होगा ताकि हम रोगों से बचें। और जो हमारे देश के अंदर जो दिनचर्या थी हमारी, जो पुराने समय में सुबह जल्दी उठना था, जो नित्य नेम करते थे, वो सब छूट गया है। हमें फिर से उसी को अपनाना होगा। हमें अपने गांव में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने होंगे ताकि वहाँ पे हम नित्य नेम के जरिए, योगा अभ्यास के जरिए शरीर को स्वस्थ रखें और निरोग रख सकें। इसी प्रकार से हमें गांव को नशा मुक्त बनाना है। गांव में कोई भी व्यक्ति नशा ना करे। जो व्यक्ति नशा करते हैं उनका नशा छुड़वाने की जो विधि है वो बनाई जाएगी। हर गांव में नशा छुड़वाया जाएगा, हर गांव नशा रहित हो ताकि नशे से कोई भी रोग ना लगे। आज नशे के कारण बहुत ज़्यादा गंभीरता पैदा हो गई है। आज देश के अंदर नपुंसकता बढ़ रही है, रोग लग रहे हैं नशों के कारण, नशों के आदी हो गए हैं। हमें इसे सुधार करना होगा, इसे भी बदल के हमें नशा मुक्त गांव बनाना होगा। और हम ये भी चाहते हैं नशा मुक्त गांव बने और हर गांव में जो नशा है वो सब खत्म हो। और सभी भाई संकल्प करें कि नशा ना हो, गांव में नशे को ख़त्म करने का संकल्प किया जाए। हर गांव का हमें स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ और स्वस्थ दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अगर गांव स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। गांव में कचरा होने से बीमारियां फैलती हैं और रोग लगते हैं, भयंकर रोग लग जाते हैं। हमें गांव को स्वच्छ बनाना होगा और हर महीने गांव का स्वच्छता का अभियान भी चलाया जाना चाहिए हर गांव में। ऐसा हमें गांव बनाना है ताकि गांव स्वर्ग की तरह बने और बीमारियों से रहित हो, बीमारियां ना लगे और साफ सफाई हो हर गांव में। हमें स्वच्छ गांव बनाने हैं। हमें स्वदेशी के रास्ते पर चलते हुए गांव को स्वावलंबी बनाना है और गांव का विकास करना है। आज हमारे गांव में ही नहीं, हमारे घरों में विदेशी कंपनियां घुस चुकी हैं, विदेशी कंपनियों के सामान घुस चुके हैं। विदेशी कंपनियों का सुबह सोने उठने से लेकर शाम को सोने तक, खाने से लेकर पीने तक, ब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ विदेशी हो गया है। हमें यह सब स्वदेशी अपनाना है और स्वदेशी के रास्ते से हमें गांव को स्वावलंबी बनाना है और भारत को भी स्वावलंबी बनाना है। स्वदेशी के रास्ते से हमें सारा खान पीन, दिनचर्या, वेशभूषा, सब कुछ हमें स्वदेशी ही करना है। जो आज विदेशी कंपनियां हमारे देश में अपना सामान बेचकर लूट रही हैं, विदेशी दवाएं बेच रही हैं, विदेशी कपड़ा बेच रही हैं, वह सब खत्म करके हमें स्वदेशी बनाकर स्वदेशी अपनाना है। और वो जो लूट हो रही है उस लूट को हमें बचाना है ताकि विदेशी कंपनियां और विदेशी ताकतें हमारे देश की लुटाई ना कर सकें और हम अपनी लुटाई ना करवा सकें। हमें वो सब स्वदेशी अपनाकर अपने देश में ही धन रखना है और देश का विकास करना है, हर गांव का विकास करना है। जो आज चिकित्सा हमारी की जा रही है वो विदेशी दवाइयों से की जा रही है, हॉस्पिटलों में विदेशी दवाइयों से हमारे इलाज किए जा रहे हैं। वो सब बदल के हमें हमारे देश की जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाकर उससे हमें चिकित्सा करनी है ताकि हमारे जो रोग है वो खत्म हो, जड़ से खत्म हो। जो विदेशी दवाइयाँ हैं उससे हमारे रोग ठीक नहीं होते हैं, सीमित दायरे में हो जाते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट होने के कारण हमें नए रोग और लग जाते हैं। और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनसे कोई रोग नहीं लगते, वो रोग जो होते हैं वो जड़ से ही खत्म होते हैं। इसी कारण हमें स्वदेशी चिकित्सा अपनानी है, स्वदेशी दवाइयाँ अपनानी है। हमें स्वदेशी दवाइयाँ ही अपनाकर देश का धन बचाना है और स्वावलंबी बनाना है। हमें स्वदेशी के आधार पर चिकित्सा बनानी है और इलाज करने हैं बीमारियों के। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। पर्यावरण के लिए हम हर गांव में वृक्ष लगाएंगे और जो गांव से गांव तक सड़कें जाती है उन सड़कों के दोनों साइड फलों के वृक्ष लगवाएंगे ताकि प्रजातियां जो अलोप हो रही हैं उनके लिए भी फल हो और हमारे गांव के जो जनता है वो भी फल तोड़कर खा सके वहाँ से। और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। जितने ज़्यादा दरख्त लगाए जाएंगे उतना ही पर्यावरण के लिए सही होगा और यह हम सबकी जिम्मेवारी है। और गांव में स्पेशल इसके लिए स्थान भी बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पे वृक्ष लगाए जाए और वृक्षों के साथ साथ किसानों को भी वृक्षों के लिए प्रेरणा दी जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे
और ये सब हम चाहते हैं कि गाँव को स्वावलंबी बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए ये सब कार्य किए जाने चाहिए। जो आज सूखा, बाढ़, गर्मी की समस्याएं पैदा हो रही हैं, इन सभी समस्याओं से लड़ने का हमारे पास एक ही विकल्प है, वृक्षों को लगाना। जितने ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे उतना ही हमारी ये समस्याएं कम होगी और जो आज पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है, यह समस्या भी खत्म होगी और धीरे धीरे दरख्त लगाए जाएंगे, धीरे धीरे पानी जो सही होता जाएगा। आज पीने के पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है और ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है और पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है कि वृक्षों की रक्षा की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। इसी प्रकार से हमें शिक्षा में सुधार करने हैं। जो शिक्षा हमारे देश में आज चल रही है वह शिक्षा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और यह शिक्षा अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी और यह शिक्षा मैकॉले द्वारा बनाई गई थी। यह शिक्षा आज भी चल रही है। हमें यह शिक्षा खत्म करनी है और हमें नई शिक्षा बनानी है जो हमारे धर्म के मुताबिक हो, हमारी संस्कृति के मुताबिक हो और उस शिक्षा को हमें प्रायोगिक शिक्षा बनाना है। जो आज शिक्षा है ये अक्षर ज्ञान की यही शिक्षा है, इसमें हमें कोई प्रायोगिक ज्ञान नहीं दिया जाता इसमें। तो हमें वो शिक्षा बदल के हमें प्रायोगिक ज्ञान की शिक्षा लेकर आनी है ताकि उसमें से रोजगार निकले और बेरोजगार ना निकले, उसमें रोजगार सीख कर आए। उसमें हमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के तौर पर शिक्षा बनानी है। हमें अपनी संस्कृति के मुताबिक संस्कार युक्त शिक्षा बनानी है ताकि हमारे देश का हर बच्चा संस्कारी होकर निकले और आगे संस्कारी बने। स्वदेशी के आधार पर देश को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा हमें बनानी है ताकि देश स्वदेशी के आधार पर स्वावलंबी बने और गुणवान युक्त शिक्षा बनानी है। हमें गुणयुक्त शिक्षा बनानी है ताकि सभी बच्चे गुणयुक्त होकर यहाँ से निकले। और हमें शिक्षा में कच्चे माल से माल तैयार करने की जो विधि है वो हमें शिक्षा में लागू करवानी है और उस माल को बेचने का जो सिस्टम है वो हमें इसमें लागू करवाना है ताकि बच्चों को आगे जाकर कोई समस्या पैदा ना हो, विद्यार्थियों को। तो ये सारी जानकारी शिक्षा में मिलती रहे उन्हें। और माल को अब विदेशों में बेचना है तो भी हमें माल तैयार करके ही बेचना है, कच्चे माल को हमें विदेशों में नहीं बेचना। इस प्रकार की हमें इसमें शिक्षा लेकर आनी है। जो जल की समस्या है, इस जल की समस्या को खत्म करने का एक ही विकल्प है। जो वर्षा का पानी है उसे स्टोर किया जाए और उस पानी को हम एक कम नई तकनीक के द्वारा प्रयोग किया जाए खेती में और गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करके पीने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। आने वाले समय में पीने वाले पानी की समस्या खड़ी होने वाली है। इस समस्या का समाधान हमें अभी से करना होगा और उसका समाधान हम कर सकते हैं बारिश के पानी से। हमें बारिश के पानी को स्टोर करना होगा और स्टोर करने के बाद हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमें इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और हर गांव में जो तालाब बनाए जाते हैं उस तालाब में जो पानी, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, उस गंदे पानी को फिल्टर करके खेती में सिंचाई के योग्य बनाया जाएगा ताकि खेत में सिंचाई की जा सके उस पानी से। ऐसी विधि हमें उसमें बनानी है और हर गांव में पानी उपलब्ध करवाना है हमें। और गांव के और खेतों के अंदर जो फसलें वगैरह बोई जाती हैं वो फसलें मौसम के अनुसार ही बोई जाए। जहाँ कम पानी की लागत हो वहाँ पर कम पानी वाली फसलें उगाई जाएँ, जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ पर ज़्यादा पानी वाली फसलें उगाई जाएँ। मौसम के अनुकूल और व्यवस्था को देखते हुए फसलों की बुआई कराई जाए। ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है गाँव में। हर गांव में एक संसद बनाई जाएगी। उस संसद के द्वारा गांव के अंदर जो फैसले हैं वो फैसले किए जाएंगे और उनको गांव की पंचायत जो है वो उस संसद को चलाएगी। और गांव की पंचायत को जो आज आधुनिक समय में जो पावर दी गई है उससे ज़्यादा पावर गांव की पंचायत को दी जाएगी और गांव की पंचायत को काफ़ी अधिकार दिए जाएंगे जिन अधिकारों से वो अपने गाँव में हर तरह का काम कर सकेंगे। और इसी प्रकार से गांव में पंचायत के पीछे 50% महिलाओं को शामिल किया जाएगा और 50% पुरुषों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि आज के समय आज जो महिलाओं को अन्याय मिल रहा है उस अन्याय का एक ही कारण है कि पंचायत के बीच में जो न्याय देने के लिए महिलाएं नहीं होती, साथ में ओनली पुरुष होते हैं। तो पुरुषों के पीछे महिला को अपने पक्ष रखने में थोड़ी समस्या आती है, वो अपना पक्ष सही तरह से रख नहीं पाती। अगर महिलाएं पंचायत में हो तो महिलाओं के जरिए वो अपना पक्ष सही रख पाएंगी। इसीलिए गांव में पंचायत के बीच में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है और इसे करना भी चाहिए। हम ये समाधान इसमें रखते हैं कि ये होना चाहिए, 50% महिलाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके और पुरुषों को भी सही न्याय किया जा सके पुरुषों द्वारा।
महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी दी जाए, बराबर उनके अधिकार हैं और उन्हें बराबर अधिकार दिया जाए महिलाओं को। और न्याय करने के लिए पंचायती एक्ट बनाया जाएगा, पंचायती न्याय कानून बनाया जाए, जिसके जरिए पंचायत न्याय करे गाँव में। और सजा देने का भी उसमें प्रावधान किया जाए, ताकि गाँव में ही न्याय भी हो और गाँव में सजा भी दी जाए। ऐसे अधिकार पंचायत को दिए जाने चाहिए कानून बनाकर, ये प्रावधान होना चाहिए हर गांव के अंदर। हर पंचायत को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। और इसी प्रकार से जो आज खेती की जा रही है, खेती जहर युक्त की जा रही है, हम चाहते हैं कि हर गांव में जहर मुक्त हरी क्रांति लाई जाए सरकार के द्वारा और जहर मुक्त खेती की जाए, ताकि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन भी जहर मुक्त हो और हम बीमारियों से मुक्त हो। आज पूरा देश जहर युक्त भोजन खा रहा है और बीमारियों में फंस रहा है। हमें जहर मुक्त खेती करनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, देसी खाद के द्वारा खेती करनी है। इसी के साथ साथ हमें हर गांव में किसानों से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की भी खेती करवानी है, ताकि हर गांव में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हों और उनसे दवाइयां बनाकर चिकित्सा की जाए और रोगों को खत्म किया जाए। रोग रहित हो हर गांव में ही ये प्रावधान हो दवाइयां बनाने का, उन्हें जानकारी दी जाए दवाइयां बनाने की। और यह हम शिक्षा में भी शामिल करेंगे कि स्कूलों में शिक्षा में ये सब दिया जाए, विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए दवाइयां बनाने की। हर गांव में बिजली का प्रबंध किया जाए, जो गांव के बिजली है उस बिजली को गांव में ही बनाया जाए, हर गांव की बिजली अपनी हो और इस बिजली को आसानी से बनाया जा सकता है। हर गांव में गौशाला होती है, गौशाला से बिजली पैदा की जा सकती है बैलों के द्वारा, और गौशाला से गोबर गैस के द्वारा ही बिजली पैदा की जाती है। और हर गांव में हर किसान के पास गोबर गैस से वो अपने घर की बिजली पैदा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम के द्वारा भी बिजली पैदा की जा सकती है और इसके द्वारा आसानी से बिजली पैदा होती है सोलर ऊर्जा से। और यह प्रावधान हर गांव में किए जाए, हर गांव की अपनी बिजली हो और बिजली के लिए एक गांव को सरकार के ऊपर मोहताज ना होना पड़े और हर गांव की बिजली अपनी हो, सड़कों पे बिजली हो और हर घर में बिजली हो। ये प्रावधान होने चाहिए, ये प्रावधान किए जाएँ। हर गांव को सोलर सिस्टम की 2 प्लेटें 500 वाट तक की प्लेटें हर गांव को दी जाए, ताकि उनकी अपनी बिजली हो और उन्हें बिजली की सुविधा मिले। आज देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, उन्हें सोलर सिस्टम के द्वारा बिजली उन तक आराम से पहुंच सकती है। ये सुविधा हर गांव में दी जानी चाहिए। हर गांव में पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। हर गांव में आज पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पंजाब के अंदर गांव में पानी की सुविधा है पीने की, लेकिन पंजाब के अलावा और कई स्टेट हैं जहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पानी गंदा हो चुका है, जहरीला हो चुका है और जो शहर है, शहरों के नज़दीक चारों तरफ पानी जहरीला हो गया है, बीमारियां लग रही हैं लोगों को, गंदा पानी हो गया है। फैक्ट्रियों के द्वारा पानी जो ज़मीन में डाला गया है गंदा पानी, वो उसके कारण पानी जहरीला हो गया है और फसल भी नहीं हो रही है और लोग पी भी नहीं रहे हैं उस पानी को। इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। ये समस्या ख़त्म की जाएगी हर गाँव में। हर गाँव में अपना पानी होगा और स्वच्छ पानी होगा, अच्छा पानी होगा, पीने योग्य पानी होगा। ये प्रावधान किया जाए हर गाँव में। हम चाहते हैं हर गाँव में पशुओं के लिए भी और मानव के लिए भी, मनुष्य के लिए भी, सबके लिए पानी पीने योग्य होना चाहिए। जो ज़मीन के नीचे पानी वो गंदा हो गया, इसी कारण हमें बारिश के पानी को स्टोर करने की सुविधा बनानी होगी। और जहाँ पर पानी नहीं है ज़मीन के नीचे, वहाँ पर हमें बारिश का पानी यूज़ करना होगा। और आज कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी नीचे जाने के कारण, पानी का जो सतह है वो नीचे जाने के कारण वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर उन्हें पानी दूर से लेके आना पड़ता है। इस समस्या का हमें समाधान करना पड़ेगा गाँव के अंदर और ये बहुत ज़रूरी है। हर गांव में पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, कोई भी गांव दूसरे स्थान पर पानी लेने ना जाए, उसके गांव में पानी की सुविधा होनी चाहिए। इसी प्रकार से हर गांव में हम जो कृषि है, कृषि के साथ संबंधित उद्योगों को लगवा सकते हैं। हर गाँव में 60-70 ऐसे उद्योग लगवा सकते हैं हम, ताकि हर गांव स्वावलंबी हो। और जो गांव में कच्चा माल जो पैदा किया जाता है, किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन से माल तैयार करके ही बेचा जाए, तो इससे प्रॉफिट भी होगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम यही माल तैयार किया हुआ विदेशों को बेचें, हम उन्हें कच्चा माल ना दें और उद्योगों को लगवाया जाए। गरीब भाइयों को उद्योग लगवाए जाए, किसान भाइयों को उद्योग लगवाए जाए, सबके उद्योग हर गाँव में लगवाए जाए। जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग भी लगवाए जाए। और इसी प्रकार से जिन गाँवों में खेती नहीं हो रही, जहाँ कम खेती हो रही है, वहाँ पर लोहे की कारीगरी ज़्यादा है, जहाँ किसी और धातु की कारीगरी ज़्यादा है,
वहाँ पर उनके उद्योग लगवाए जाएं और उनसे माल तैयार करके विदेशों में भेजा जाए। कच्चा लोहा नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर विदेशों में माल तैयार करके भेजा जाए ताकि और मुनाफा हो। आज हमारे देश में कच्चा माल दिया जाता है और उनसे माल तैयार करवा के लिया जाता है, इसमें हमारी पूंजी भी खराब होती है और हमारे देशवासियों को रोजगार भी नहीं मिलता। हम माल को यही तैयार करेंगे और रोजगार भी मिलेगा और मुनाफा भी होगा। तैयार माल हम विदेशों में बेचेंगे, ये प्रावधान हमें हर गांव में करना है। और खेलों का जो सही है वो प्रावधान किया जाएगा। हर गांव में खेल करवाए जाएंगे, खेलों में जो इनाम रखे जाते हैं वो रखे जाएंगे, खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो युवा वर्ग है वो नशों की तरफ ना जाए, वो खेलों की तरफ जाए और खेलों गेम खेले, उसके ज़रिए उनका शरीर स्वस्थ रहे और राष्ट्र सुरक्षा में भी वो योगदान दे सके। खेलों को बढ़ावा दिया जाए। जो भारतीय खेलें हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, जो विदेशी खेलें हैं उनको कम दिया जाएगा। जो भारतीय गेमें हैं, जो भारतीय खेल हैं, कबड्डी है, कुश्ती है और कई प्रकार के खेल हैं, उन सब को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी निकले, हर गांव में स्वस्थ रहें और नशों की तरफ ना जाए युवा और नशों से बचें। इस स्थिति को देखते हुए हमें हर गाँव को एक खिलाड़ियों का गाँव बनाना है। हर गांव को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। जैसे कि आज गांव में किसानों द्वारा खेतों में आग लगाई जाती है, वो आग लगानी बंद की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। जहर मुक्त हरी क्रांति के जरिए हमने उसमें बताया है, इसका समाधान हम निकाल सकते हैं और इसके स्थान पर हम और फसलों को बीज सकते हैं ताकि प्रदूषण कम से कम हो और किसानों को आग ना लगानी पड़े, प्रदूषण ना फैलाना पड़े। ऐसी फसलों को हमें बीजना है और ऐसी फसलों की बुआई करानी है ताकि आग ना लगानी पड़े। प्रदूषण मुक्त गांव हो, प्रदूषण मुक्त देश हो, वातावरण हमारा स्वस्थ होगा और हम बीमारी से बचेंगे। इसी कारण हमें जो प्रदूषण है फैलाया जा रहा है हमारे द्वारा वो बंद होगा, वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और हमें यह नहीं करना। सभी प्रकार के मतभेद को खत्म किया जाएगा। सबको एक ही समान, एक ही अधिकार होगा। कोई जात पात का या ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी, कोई ऐसा मतभेद नहीं होगा। सभी मतभेदों को खत्म करके सबको एकता में रखा जाएगा और सभी एकता में रहेंगे। हर प्रकार के मतभेदों को खत्म किया जाएगा। हर गांव में मंडियां बनाई जाएंगी और बिजनेस मॉडल की मंडियां बनाई जाएंगी। बिजनेस मॉडल का इसमें प्रावधान किया जाएगा हर गांव में ताकि किसानों को और गरीब भाइयों को माल तैयार करके बेचने में औखाई ना आए, अपने ही गाँव में माल बेच सके और अपने ही गाँव से माल दूसरे स्थान पर भेज सके। ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है। और आज महंगाई ज़्यादा होने के कारण आज गरीब भाइयों को और किसान भाइयों को भी, देश की समस्त जनता को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है और इतने महंगाई के खर्चे हो गए हैं। महंगाई के कारण इस महंगाई को कम किया जाए और टैक्स कम से कम लगाया जाए ताकि हर गांव में युवा वर्ग अपना बिजनेस कर सके, अपना काम कर सके, कारोबार कर सके ताकि अपनी किरत कर सके। हर गांव में उद्योग लगवाए जाएंगे ताकि उससे माल तैयार करके वो आसानी से बेच सके और टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम लोग इसमें काम करेंगे। जितना कम होगा टैक्स उतना ही जल्दी देश स्वावलंबी बनेगा और काम भी ज़्यादा करेंगे। हमें कम से कम टैक्स लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 10% टैक्स लगाएंगे या फिर टैक्स लगाया ही ना जाए, ओनली दान पत्र से ही देश चलाया जाए। यानी कि जो हमारे गुरुओं ने कहा है कि 10वां हिस्सा अपनी किरत कमाई का निकालना है और उसे दान में लगाना है। इसी प्रकार से हम हर गांव में दान निकाल के 10वां हिस्सा दान का निकाल के हम अपने गांव में विकास के लिए भी लगा सकते हैं और जो आने वाले समय जो हमें और ज़रूरतें पड़ेंगी विकास के लिए उसमें हम खर्च कर सकते हैं। तो 10% जो हिस्सा है वो हमारे गुरु ने सही बनाया है। 10% हिस्सा ही सही है। इसे टैक्स के रूप में ले लें या हम दान पत्र के रूप में ले लें, लेकिन टैक्स एक अंग्रेजी शब्द के तौर पर है, जनता नहीं मानती। तो हमें दान पत्र के जरिए 10% जो 10वां हिस्सा दसौंध है वो सही है, जो हमारे गुरुओं ने बताया है। जो हमारे गुरु ने बताया है हम उसी को अपनाएंगे और ये 10% हिस्सा ही हमें सही है टैक्स के रूप में या दान के रूप में। जो सुझाव हमने आपके सामने रखे हैं, इस सुझाव को बेहतर बनाने के लिए आप हमें सुझाव दें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।